कहती हूँ कि अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है और आप एमएससी करने की सोच रहे हो, तो क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे। और उसी सब्जेक्ट में जहां आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते थे, थोड़ा बहुत थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, अब उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने वाले हो। तो एडवांटेजेस तो डेफिनेटली हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन है। अब एग्जाम्स कौन कौन से हैं, या फिर आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए। स्टेट लेवल पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज, और आज मैं आपकी सबसे बड़ी क्वेरी को सॉल्व करने आई हूं, और वो है कि क्या हमें बीएससी के बाद में एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। अगर हमें एमएससी एग्रीकल्चर करना है तो हमें कौन सी फील्ड में करना चाहिए, और जिस फील्ड में हम एमएससी एग्रीकल्चर करने वाले हैं वहां पे आगे जाके हमें क्या स्कोप देखने को मिलेगा, क्या करियर हमारा रहने वाला है, कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके डाउट्स आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप एमएससी एग्रीकल्चर करने के बारे में सोचते हैं तो आप एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले यही पॉइंट पिक करते हैं कि मैम आगे जाके हमें क्या फायदा मिलने वाला है। जबकि मैं कहती हूँ कि अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है और आप एमएससी करने की सोच रहे हो, तो उससे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। देखिए, एमएससी जब भी करनी है, दो चीजों का आपका ध्यान रखना है। पहला, कि कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। एक बहुत ही क्लियर पॉइंट होता है कि जिस भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट में हम हमेशा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और कही सुनी बातों में अगर आप लोग आओगे, जैसे मान लो आपका जो सब्जेक्ट है वो ए सब्जेक्ट है जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन आपको किसी और ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ए सब्जेक्ट में स्कोप ही नहीं है, आप ऐसा करो सी सब्जेक्ट में या बी सब्जेक्ट में आगे जाके आप एमएससी करो। तो क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे। क्योंकि जो आपकी हायर एजुकेशन होती है ना, उसका मतलब ही ये होता है कि आपको क्या करना है, उसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन बनना है, स्पेशलाइजेशन आपको उसमें कंप्लीट करना है। तो अगर आपको किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज है उसमें इंटरेस्ट, और दूसरा है उसका इन डेप्थ नॉलेज, और कितना आप उस एमएससी के दौरान कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हो, कितने स्किल्स को आप गेन कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज कि अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए। दूसरी चीज क्या होती है कि इंटरेस्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हाँ, वाइड रेंज में ये भी सोचिए कि उसका स्कोप कहाँ तक रहने वाला है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंटरेस्ट का है। दूसरा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपका आगे जाके क्या अल्टीमेट गोल है, कि एमएससी करने के बाद आपको क्या बनना है, राइट। उसके बाद में हम सोच सकते हैं कि हाँ, एमएससी करने के बाकी क्या फायदे हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट बहुत बहुत जरूरी है एमएससी के लिए। दूसरी चीज क्या होती है कि एमएससी एग्रीकल्चर बेसिकली है क्या। जब भी आप मास्टर्स इन साइंस की बात करें, यानी कि पहले आप बैचलर्स इन साइंस हो, अब आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पिक कर रहे हो, उसके आप मास्टर बन रहे हो। तो सबसे पहली चीज ये क्या करता है, आपको स्पेशलाइजेशन दे रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और उसी सब्जेक्ट में जहां आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते थे, थोड़ा बहुत थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, अब उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने वाले हो। उसी में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करोगे, थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपकी लाइफ होती है ना, वो बैचलर्स में थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मास्टर्स में आप आके आप रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हो, या एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हो, क्योंकि अब आपको क्या करना होता है, अपना हायर लेवल ऑफ एजुकेशन को अचीव करना होता है। सो बेसिकली आपको एकेडमिक प्रैक्टिकल सब नॉलेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अब फायदे क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कुछ स्टेट्स में, अब हम स्टेट वाइज चलते हैं। क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ स्टेट्स में कुछ एग्जाम्स देते हो, उन एग्जाम्स के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बेसिकली मास्टर्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई स्टेट्स में आप एचडीओ का एग्जाम देते हो, या कई स्टेट्स में आप एडीओ का एग्जाम देते हो, तो वहां पे ना मास्टर्स जो होती है वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है, लेकिन कुछ जगह पे बैचलर्स भी रहती है। वैसे ही कहीं आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे जो आपका बेसिकली एक्सपीरियंस है ना, यानी कि जो आपने स्किल्स को गेन किया है, वो भी आपका वहां पे आपको उस बेसिस पे भी कई बार प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, ये आपकी हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती, है ना। जब आप किसी चीज को, स्किल्स को सीखते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हो, अपनी स्पेशलाइजेशन बनाते हो, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तो स्किल्स तो आपके डेवलप हो ही रहे हैं,
एक पर्टिकुलर फील्ड में आप स्पेशलाइज हो रहे हो और आपको सबसे बड़ी बात हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे आप बीएससी में सॉइल के बारे में पढ़ते थे, सॉइल क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है ना। लेकिन इस टाइम पे जब आप एमएससी करने जा रहे हो एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के ऊपर, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर वहां पे प्रॉपर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो आप प्रैक्टिकल्स कई बार बीएससी में नहीं करते हो, वो सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से आप एमएससी में आके सीखते हो। तो एडवांटेजेस तो डेफिनेटली हैं क्योंकि हायर एजुकेशन है। अब एग्जाम्स कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा आईसीआर जेआरएफ, जो कि आपका AIEE का एग्जाम है आज की डेट में। तो जब आप वो एग्जाम देते हो तो आपको साथ में स्कॉलरशिप भी मिलता है, स्टाइपेंड भी मिलता है, लेकिन वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंकर्स को। तो अगर आप अभी बीएससी में अच्छे से पढ़ते हो और आपका प्लान है आगे मुझे मास्टर्स करनी है, तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि 12,000 के आसपास मंथली आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपका टॉपर्स में रैंक आता है तो। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम है। सीयूटी पीजी एग्जाम अगेन आपका मास्टर्स के लिए एग्जाम है। यूपी स्पेसिफिक एग्जाम की बात करें तो जैसे कि यूपी कैटेट है, जो कि यूपी की यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें एडमिशन मास्टर्स भी यूपी कैटेट के थ्रू होती है। देन अगर हम बात करते हैं तो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कई बार क्या करती हैं, अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करती हैं अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो। दूसरी अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं। देखिए, जब आप मास्टर्स करते हो तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फील्ड में मास्टर्स की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट पैथोलॉजी की फील्ड में मास्टर्स करते हो तो आपको बहुत सारी फील्ड रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो देखने को मिल जाती है, या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब्स देखने को मिलती हैं, या फिर कई बार आपके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे आप रिसर्च कर सकते हो, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब्स के लिए भी जा सकते हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीड में अपना मास्टर्स किया है, तो अगर आपने सीड में मास्टर्स किया है तो कुछ कंपनीज के लिए आप हायर हो जाते हो, या सीड प्रोडक्शन के आप फील्ड में जा सकते हो, किसी प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो, कुछ पास में असिस्टेंट्स होते हैं उनकी जॉब के लिए आप जा सकते हो। वैसे ही अगर हम अलग अलग फील्ड की बात करते हैं, आपने एक्सटेंशन में किया तो एक्सटेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज में जा सकते हो। अलग अलग फील्ड का ना अलग अलग स्कोप रहता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो जो हम बेसिक सा एक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि फार्म मैनेजमेंट में आपका स्कोप रहता है कि आप वहां पे प्रैक्टिकल अपना काम दिखा सकते हो। देन कुछ आपके एग्री बिजनेस मॉडल्स हैं जहां पे आप काम कर सकते हो। कुछ सीड कंपनीज हैं, कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, कुछ पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, और कुछ हमारे पास में कंसल्टेंट बेसिस पे एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उनके लिए भी आप लोग जा सकते हो। डिपेंड करता है आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट क्या है। देन अगर हम बात करते हैं, आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर देखने को मिलता है, जहां आप कुछ चीजें बुक्स में पढ़ते हो अब आप लोग उसको प्रैक्टिकली सीखना शुरू कर देते हो। वैसे ही अगर आपको मास्टर्स कंप्लीट आपकी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जनरली जब आपकी बीएससी कंप्लीट होती है और अगर आपने ये सोचा है कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं मुझे प्राइवेट में जाना है, तो क्या होता है, जब बीएससी कंप्लीट होती है जनरली आपको जो रोल्स दिए जाते हैं वो सेल्स रिलेटेड रोल्स दिए जाते हैं, या फील्ड रिलेटेड जो रोल्स दिए जाते हैं। लेकिन जब आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है आपके पास एक एज हो जाता है, क्या, कि आप R&D के लिए जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जॉब्स के लिए जा सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आप सैलरी प्राइसेस को भी कंपेयर करेंगे प्राइवेट जॉब्स में, एक बैचलर्स के स्टूडेंट की और एक बैचलर्स के स्टूडेंट की, और एक ऐसा जिसने कि मास्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप इनमें भी सैलरीज को कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली जो मास्टर्स वाला है उनको थोड़ी ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेगी। वैसे जैसा हमने डिस्कस किया कि आईसीआर में जो साइंटिस्ट की या रिसर्च की पोजीशंस हैं उनके लिए आप जा सकते हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जो आप बीएससी के बाद नहीं होते हो, या फिर आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए। उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है जो कि होता है आपका आईसीआर का एसआरबी नेट का टेस्ट, जो कि एनटीए कंडक्ट करता है। ये जो एसआरबी नेट का टेस्ट है, एक तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप बहुत सारी जगह पे आपको इंटरव्यू में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरा, नेट वाले कैंडिडेट्स को बहुत सारी जगह पे प्रेफरेंस भी देखने को मिलती है, और ये एग्जाम नेट का आपका मास्टर्स के बाद ही होता है। और नेट के ही बेसिस पे नेट एक प्री टेस्ट की तरह एक्ट करता है। आगे एक मेंस का एग्जाम होता है जिसमें आप एसएमएस लग सकते हो, एसटीओ लग सकते हो, या फिर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट जो कि आपके एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। और ये जो हमारे पास में असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, सब डिसिप्लिन में ये वाली जो पोस्ट है आपको देखने को मिलती है। हाँ, नंबर वेरी करता है, कई बार किसी साल कितनी पोस्ट आती है, किसी साल कितनी पोस्ट आती है किसी डिसिप्लिन में, लेकिन ये नंबर वेरी करता है।
दूसरी अगर हम बात करते हैं तो एग्री बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सीनियर रोल्स देखने को मिलेंगे R&D में, या फिर सीड या बायोटेक कंपनीज में आप जा सकते हो। और गवर्नमेंट स्कीम्स में जो स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं उनको आप प्ले कर सकते हो, या गवर्नमेंट स्कीम्स में जो स्पेशल पर्सन की तरह आप रिसोर्स पर्सन की तरह एक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ नाबार्ड, केवीके या एनजीओ में भी आपका रोल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में हमने कहा रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जा सकते हैं, एसएमएस के लिए जा सकते हैं, एसटीओ के लिए जा सकते हैं, प्लान प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के लिए जा सकते हैं। और ये जो प्लान प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं ये आपके जैसे बेसिकली क्वारंटीन ऑफिसर्स की तरह, क्वालिटी ऑफिसर्स की तरह एक्ट करते हैं। वैसे आप टीजीटी के लिए जा सकते हैं, पीजीटी के लिए जा सकते हैं, एसएमएस का हमने डिस्कस कर लिया, एसटीओ का हमने डिस्कस कर लिया, और डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप मास्टर्स के बाद में एलिजिबल हो जाते हो। स्टेट लेवल पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हो, और सेंट्रल लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो और आप एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर मास्टर्स। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैं क्लियरली बोलती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी आप ये सब्जेक्ट पिक करो, वो सब्जेक्ट पिक करो। मैं हमेशा यही बोलूंगी कि जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है आप उसमें जाइए। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप डेफिनेटली उसमें एक्सेल करेंगे। और अगर आप किसी चीज में एक्सेल करते हो ना, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होती हैं। अभी के लिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं इस फील्ड में स्कोप नहीं है, उस फील्ड में स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर एक वाइडर या एक हम ब्रॉड पिक्चर में देखें तो कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें आपको ठीक ठाक अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलता है। लेकिन हो सकता है जिनमें अच्छा खासा स्कोप है उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहली चीज ये है कि इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी देखिए कि आगे जाके मुझे क्या करना है। जब मैं ये मास्टर्स वाला एरिया कंप्लीट करूंगा तो आगे जाके क्या करूंगा। तो आगे जाके जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने 2-3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का माइंडसेट बना सकते हैं कि इन 2-3 सब्जेक्ट्स में से मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली मास्टर्स करनी ही करनी है। तो ये टोटली आपके इंटरेस्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सैलरी की बात करें, सैलरी आपकी डिपेंड करती है स्किल्स कैसी हैं आपकी। या अगर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी क्या है, आपका एरिया क्या है, क्योंकि एचआरए वगैरह उसी पे डिपेंड करता है। और साथ में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। दिस इज मस्ट कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो नेचर ऑफ जॉब है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। और जिस सैलरी में जा रहे हो, जिस एनवायरमेंट में जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, उसके ऊपर भी आपकी सैलरी जो है काफी हद तक डिपेंडेंट रहती है। तो बेसिकली जो मास्टर्स है, हायर एजुकेशन कभी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। नो डाउट बीएससी के बाद में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी अच्छी जॉब्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के बाद आपको देखने को मिलती हैं। मास्टर्स के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी जॉब की फील्ड में चले जाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं आगे फर्दर पीएचडी परस्यू करते हैं। जिन्हें आगे रिसर्च में जाना है या जिन्हें टीचिंग जॉब्स के लिए जाना है तो वो फर्दर क्या करते हैं और भी बेटर स्पेशलाइजेशन उसमें लेने की ट्राई करते हैं। अब आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर आगे जाके आप कौन से फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।